तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। साल 2025 की शुरुआत से ही कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से निकल के सामने आ रहे हैं जो शायद मर्द समाज के लिए एक डरावने सपने से कम नहीं। ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी घटनाएं जिसको लेके जो पढ़ी लिखी और समझदार स्त्री है अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही है। जो पुरुष है जो हाल फिलहाल में शादी करने जा रहा है या फिर जिसकी हाल फिलहाल में शादी हुई है, शादीशुदा जिंदगी ज़्यादा लंबी चली नहीं है, उसके अंदर डर का माहौल है। चूंकि 3 ऐसी घटनाएं हुई। पहली खबर निकल के सामने आई अतुल सुभाष की। इस घटना में अतुल सुभाष ने बाकायदा एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कुछ टाइम तक ये मामला जोर शोर से चला, लेकिन लोगों का दिल तब टूटा जब अतुल सुभाष के वीडियो को वायरल किया गया और उसमें यह बताया गया कि अतुल सुभाष कैसे सिस्टम, न्याय व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों से पीड़ित था। उसकी पत्नी आए दिन उसको ब्लैकमेल करती थी, फर्जी मुकदमे लिखाती थी। कोर्ट कचहरी कानून ये बात बखूबी जानते थे कि सारे मुकदमे फर्जी हैं, लेकिन कानून की ऐसी धाराएं बीच में अटकलें डाल देती थी कि अतुल सुभाष को जानबूझकर बेल नहीं दी गई। बार बार उसको दौड़ाया गया, उसका शोषण किया गया और अंत में अतुल सुभाष ने तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसमें अतुल सुभाष की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। चंद घंटे पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया, चूंकि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। अतुल सुभाष ने यहां तक कहा था कि अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी जो अस्थियां हैं उसको नाले में फेंक देना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। कोर्ट कचहरी में ऐसी संवेदनाओं का कोई मतलब नहीं है। इस घटना से लोग उभरे ही थे कि एक दूसरी घटना निकल के सामने आई और ये दूसरी घटना पहली घटना से भी ज्यादा विवस्त है। इस घटना में एक नौजवान 1 साल पहले जिसकी शादी हुई थी, 1 साल के अंदर अपनी पत्नी से तंग आके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और जब से जीवन लीला उसने समाप्त की थी, उसकी पत्नी फरार हो जाती है और फाइनली 1 दिन पहले यानी कल अभी उसकी पत्नी गिरफ्तार हुई। उसकी पत्नी ने जो कुछ कहा और जिस हिसाब से वो छुप रही थी और छुपने के पीछे क्या मकसद था, क्या प्लान था, वो तमाम चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आई। 6 घंटे तक पूछताछ हुई, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मानो शर्मा के केस में क्या कुछ हुआ उसको आप जान लीजिए। मानो शर्मा आगरा के एक ठीक ठाक परिवार में पैदा होता है। उसके पिता एयरफोर्स में, इकलौता भाई अपनी बहन का नाम आकांक्षा। अब एयरफोर्स में होने की वजह से मानो शर्मा के पास ठीक ठाक बैंक बैलेंस शुरू से था। सरकारी क्वार्टर मिला था, वहां पे ये लोग रहते थे। बहन भी पढ़ने लिखने में बेहद अच्छी, ये भी पढ़ने लिखने में बेहद अच्छा। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बड़े हुए। बहन आईटी सेक्टर में जॉब करने के लिए दिल्ली चली जाती है। इसके बाद इसकी भी जॉब लग जाती है टीसीएस में। जॉब लगने के बाद पूरा परिवार बेहद खुश कि चलो बेटा बेटी दोनों सेटल हो गए। ये हुआ कि अब शादी देखी जाए दोनों की। तो फिर सबसे पहले फैसला हुआ कि मानो की शादी कर दी जाए। तो मानो के लिए लड़की देखनी शुरू हुई। तलाश जाके खत्म होती है निकिता पे। परिवार वाले निकिता को देखते हैं, निकिता परिवार वालों को देखती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पसंद करने के बाद फिर शादीशुदा ज़िंदगी के लिए तारीख मुकर्रर की गई कि भाई अब इनकी शादी हो जाए। उसके बाद साल 2024 की शुरुआत में लगभग जनवरी महीने में इन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मानो अपनी पत्नी निकिता को विदा करा के अपने घर लाता है। यहाँ पे बढ़िया रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन होने के बाद अब चूँकि मानो की जॉब थी मुंबई में, वहीं पे वो पोस्टेड था, एक इंजीनियर था, तो ज़्यादा छुट्टी मिल नहीं सकती थी। माँ बाप ने सुझाव दिया कि जाओ अपने पति के साथ रहो, यहाँ भी हम लोग स्वस्थ हैं, अपना जीवन देख लेंगे, जब ज़रूरत होगी तुमको बुलाया जाएगा। इसके बाद निकिता मानो के साथ मुंबई चली गई। कहते हैं कि बीच में दोनों हनीमून के लिए भी गए थे और वहाँ भी इनकी जो मेमोरीज थी बड़ी अच्छी थी। अब हनीमून के लिए गए, उसके बाद फिर दोनों मुंबई गए, अब साथ में रहना। आसपास के लोगों का मानना है कि मानो शर्मा का जो नेचर था बड़ा सॉफ्ट था। मानो शर्मा कोई कुछ कह दे तो फ़ौरन उसको बड़ा सीरियस लेता था, बड़ा जल्दी बुरा मान जाता था। इस वजह से मानो शर्मा को उसकी पत्नी अगर कोई डिमांड रख दे, कोई बात बोल दे, तो बिना सोचे समझे उसको पूरा करने की कोशिश करता था। दिमाग में ख्याल था कि भाई अगर किसी की लड़की मैंने विदा करके लाई है तो उसको हर संभव चीज़ें दे, हर सहूलियत दे। इसी सोच के साथ मानो शर्मा अपनी पत्नी निकिता का पूरा ध्यान रखता। इधर निकिता भी कोशिश करती कि मानो को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन नया 4 दिन, उसके बाद फिर दोनों का असली रंग सामने आया। अब अगर मानो थोड़ा सा बिजी हो जाए अपने काम में, अपने धंधे में, पत्नी का फ़ौरन मुंह बन जाए, पत्नी लड़ने लगे
और लड़ते लड़ते इसने कंपेयर करना शुरू किया। इसने कहना शुरू किया कि अगर मेरी शादी तुमसे ना होके मेरे एक दोस्त से हुई होती तो मेरे लिए चीज़ें बड़ी आसान होती। मुझसे ज़्यादा उससे ज़्यादा तुम खुश नहीं रह सकते थे, मेरी किस्मत मारी थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अब पत्नी ने जब ये बात शुरू में बोलनी शुरू की तो मानो को लगा कि यार मुझ में कमी है। उसने सॉरी बोलना शुरू किया और इसी बात पे फिर निकिता का मुंह और खुलना शुरू हुआ। धीरे धीरे निकिता ऐसी ऐसी बातों को बोलने लगी जिसके बारे में मानो ने कभी सोचा तक नहीं था। निकिता ने ये तक कह दिया कि तुमसे अच्छा तो मेरा बॉयफ्रेंड था, हर एक डिमांड पूरी करता था और कभी उसने मुझसे रोटियां नहीं बिलवाई। अब बॉयफ्रेंड की बात जब मानो सुनता है तो सुनने के बाद सन्न रह गया। इसने कहा बॉयफ्रेंड, इसके बारे में तुमने बताया नहीं। निकिता ने कहा कि आज के टाइम में कौन ऐसा है जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है? कौन ऐसा होगा? तुमसे ज़्यादा अच्छा था, तुमसे ज़्यादा मेरा ध्यान रखता था, मेरी किस्मत मारी थी जो मेरी शादी तुमसे हो गई। ये चीज़ निकिता बोलती रही, मानो सुनता रहा। दोनों के बीच थोड़ी सी बहस भी हुई, लेकिन मानो ने अपनी गलती मान ली। लेकिन शायद यही गलती मानना मानो को अगला झटका दिलवाता है। फिर थोड़े टाइम बाद जब दोनों के बीच झगड़ा होता है, इस बार निकिता ने कहा कि तुम उसके मुकाबले कहीं नहीं हो। जो मेरा बॉयफ्रेंड आकाश था तुमसे ज़्यादा बिस्तर पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस देता था, हर तरीके से मुझे खुश रखता था, हर जगह मेरा ख्याल रखता था, लेकिन तुम बस मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये तमाम चीज़ें जब वो सुनता है, सुनने का सन्न रह जाता है और रोज़ इस बात को लेकर उसको ताना मारा गया। बहरहाल फिर भी मानो ने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद इसको ऐसी बात पता चली कि उस बात के बाद तो मानो पूरी तरीके से अंदर से टूट गया। दरअसल मानो को पता चला कि उसकी जो बीबी है उसका अफेयर उसके मामा के साथ था, सगे मामा के साथ। कहीं से किसी ने इस बारे में उसको सूचना दी कि आपकी जो बीबी है उसका अफेयर उसके सगे मामा के साथ था। मानो की यकीन नहीं होता। मानो तिलमिला के अपनी बीबी के पास जाता, उससे पूछता है कि क्या सच में आपका अफेयर था? कहती हाँ, अफेयर नहीं था, मामा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। तब इसने पूछा कि अगर ज़बरदस्ती की थी तो तुमने FIR क्यों नहीं करवाया और आज तक इसके बारे में तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर इसने पूछा कि कितनी बार? उसने कहा याद नहीं कितनी बार। अब एक आदमी कितनी बार किसी के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, वो भी ऐसी लड़की जो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती हो, जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानती हो, ये बताती हो कि समाज सोसाइटी में मैं एक अहम मुकाम रखती हूँ, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ। एक ऐसी लड़की के साथ अगर उसका मामा ऐसे काम कर रहा था तो ये बर्दाश्त क्यों कर रही थी? खैर इसने बर्दाश्त किया। अब पता चला कि इसके एक नहीं बल्कि कई बॉयफ्रेंड थे और मामा वाली बात भी झूठ थी। इसके कई ऐसे रिलेशन रहे हैं जहाँ पे ये ऐसे ऐसे कामों को कर रही थी जहाँ पति पत्नी वाले काम होते हैं। अब बॉयफ्रेंड के साथ हो, चलिए आज के टाइम में वो भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंडों के साथ ये चीज़ हो, ये चीज़ें शायद कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा, दोनों की तकरार आगे बढ़ी। आलम यह हुआ कि दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। बात माँ बाप तक पहुंची। माँ बाप ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, कहा कि भाई बात करो, आपस में समझो, ऐसे रिश्ता नहीं ख़त्म होता। अभी साल भर नहीं हुए हैं। लेकिन आए दिन लड़ाई होती, आए दिन मानो शर्मा को उसकी बीबी कभी उसकी मर्दानगी को लेके, कभी अपने पास्ट को लेके जलील करती, ताना मारती, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वक्त रेत की तरह बिखरता चला गया, रिश्ता ढहता चला गया और अंत में दोनों ने डिसाइड किया कि हम तलाक ले लेंगे। तलाक की बात इस फैमिली को भी पता थी, उस फैमिली को भी पता थी। इसके बाद फरवरी महीने में मानो शर्मा अपनी पत्नी को लेकर आगरा आता है और उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि मैं मायके जाऊंगी। दोनों ने एक वकील का अपॉइंटमेंट भी ले रखा था कि तलाक के क्या प्रोसेस होंगे, क्या होगा वो डिसाइड होगा। इसके बाद दोनों वकील से मिलने जाने वाले थे, लेकिन पत्नी ने कहा कि मुझे मायके छोड़ दो। पत्नी को मानो मायके छोड़ता है, घर में आता है, तमाम चीज़ें इसके दिमाग में चल रही थी। शायद रास्ते में भी बीवी ने कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा।
नो डाउट, क्योंकि शुरुआत के 8 महीने वैसे ही गुजरे थे। इसके बाद अपने आप को कमरे में बंद करता है, घर परिवार वालों से आखिरी बार हालचाल लेता है, पत्नी को वीडियो कॉल करता है, सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि मैं ख़त्म करने वाला हूँ खुद को। इसके बाद एक वीडियो बनाता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग लोगों तक पहुंचा, मीडिया पे वायरल हुआ। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि भाई ये क्यों है, क्या सच्चाई है। मीडिया के कैमरे उसकी पत्नी निकिता तक पहुंचे। निकिता ने अपना पक्ष रखा और कहा कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, बल्कि मैं खुद इससे पीड़ित थी। ये मुझे मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था, बेल्ट से मारता था, शराब पीता था। ये तमाम दावे इसने किए, लेकिन इसके बाद इसका ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसने इसके दावों की कलई खोद के रख दी। इस वीडियो में इसने खुद अपने मुंह से कन्फेस किया था कि जो मानो है उसने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया, उसने मुझे कभी टॉर्चर नहीं किया, उसने मुझे कभी भला बुरा तक नहीं कहा, वो तो देवता किस्म का इंसान है, बल्कि मैंने ही उसको चीट किया। मैं फिजिकल हो गई थी किसी और के साथ, बार बार टॉन्ट मार रही थी। यानी मानो ने जो कहानी बताई, इस लड़की ने वो तमाम चीज़ें अपने सोशल मीडिया पे एक स्वीकार कर ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी कि मेरा पास्ट बड़ा गंदा था, लेकिन मैं अब लॉयल हूँ आपके साथ। ये तमाम चीज़ें बोली, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब ये तमाम चीज़ें हो गई, तब एक दो बात और पता चली। दरअसल मानव शर्मा का ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं था अपनी जान लेने का। मानव शर्मा ने इससे पहले भी एक दो बार कोशिश की थी, एक बार कलाई काट के और एक बार फंदा लगा के। दोनों बार किस्मत ने साथ दिया, इसकी जान बच गई, लेकिन तीसरी बार शायद किस्मत को नहीं मंजूर था, इस वजह से मानव शर्मा नहीं बच पाया। मामला हाईलाइटेड होता है, पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, लेकिन इसी दौरान एक सबसे हैरान करने वाली चीज़ हुई। निकिता शर्मा गायब हो गई। इतने हाईलाइटेड केस में निकिता शर्मा अचानक से पुलिस की नाक के नीचे से गायब हो गई। अब निकिता जब गायब हुई तो पुलिस वाले सन कि भाई कहाँ गई, और अगर नहीं मिली तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि निकिता जो है शुरुआत से अभी तक फरार थी। वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन ने तो बाकायदा 10,000 का इनाम घोषित किया था कि निकिता और उसके फादर सुरेंद्र अगर पकड़े जाए तो 10,000 का इनाम है। पुलिस की टीम लगी रही, मुखबिरों को एक्टिव करती रही, कहीं कुछ पता चला नहीं। इसी दौरान काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद कल गुजरात के अहमदाबाद से इनको गिरफ्तार किया गया। अब जाहिर सी बात है, लगभग 1 महीने से पुलिस सारा काम छोड़ के इसके पीछे पड़ी थी, जो कि मीडिया का प्रेशर था। तो जब गिरफ्तार किया तो भड़ास भी निकाल ली थी। 6 घंटे तक बैठा के तबीयत से पूछताछ की गई, निकिता से, निकिता के फादर से, कि कहाँ भाग रहे थे और क्यों भाग रहे थे। तब इन्होंने पूरी कहानी बताई। दरअसल निकिता और निकिता के फादर का कहना है कि जब से ये मामला हाईलाइटेड हुआ, हम ये कंफर्म था कि हम बच नहीं पाएंगे। मीडिया का ट्रायल, पब्लिक का ट्रायल, उसके बाद पुलिस का ट्रायल, पॉलिटिशियन पीछे पड़ गए हैं, कोर्ट भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेगी, और पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेगी तो बहुत टॉर्चर भी कर सकती है और बहुत चीज़ें पूछ के कबूलवा सकती है। इस वजह से इन दोनों का प्लान बना कि पुलिस हमें कभी गिरफ्तार ही ना कर पाए, तो उसके लिए तो पहले अग्रिम जमानत चाहिए। अच्छा, ये भी पता था कि पुलिस किसी भी मिनट गिरफ्तार करने आ सकती है। तब इन्होंने धीरे से अपना सामान पैक किया और ये भागे इलाहाबाद। इलाहाबाद जाते हैं, वहाँ एक वकील से मिलते हैं। मिलने के बाद इन्होंने उस वकील को पूरा मामला समझाया। अच्छा, जब इन्होंने नाम लिया तो वकील तो भाई जान ही गया। उसने कहा ठीक है, जुगाड़ करता हूँ। उसने इनके दस्तखत लिए, तमाम डॉक्यूमेंट तैयार करवाए। उसके बाद पहुँच जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचने के बाद वहाँ पे अग्रिम जमानत की याचिका डाली। पुलिस वाले जब पूरा मामला इधर चार्जशीट के माध्यम से बना रहे थे, इधर ये मामला कोर्ट में पहुँच चुका था। कोर्ट भी पूरे मामले से अवेयर थी। उसने कहा नहीं, अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी। अब वकील साहब ने जैसे ही बताया कि भाई अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी, फौरन ये दोनों वहाँ से भागते हैं और ये दिमाग में है कि अगर इस राज्य में रहे तो फंस जाएंगे, उत्तर प्रदेश छोड़ दो। यूपी छोड़कर दोनों भागते हैं और भागने के बाद पहुँच जाते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में ये छुपते हैं और छुपने के इल्ज़ाम पे इन्होंने अपना फर्जी नाम बनाया, फर्जी पहचान बनाई, शायद आधार कार्ड भी इन्होंने फेक बना लिया और फेक आधार, फेक नाम पे, फेक एड्रेस पे दोनों पिता और बेटी
अहमदाबाद में रहने लगे। रहने के दौरान वहाँ नई लाइफ स्टाइल शुरू कर दी थी इस उम्मीद से कि अब तो शायद कोई पकड़ेगा नहीं। 15-20 दिन तक ये थोड़ा चैतन्य रहे, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस शांत हो गई, इनको लगा कि अब नहीं खोजेगी, इन्होंने भी आसपास के लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया, बातचीत शुरू की। अच्छा, इधर इनको नहीं पता था कि पुलिस वाले एक्टिव हैं और सूंघ रहे हैं हर जगह। तो जब इन्होंने बातचीत की तो फिर कहीं से इन्फो मिल गया कि भाई वहीं पे छुपी है। पुलिस की टीम जाती है और गिरफ्तार करती है। अब फाइल इनके ऊपर चार्जशीट बनाई जाएगी। बनाने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद अब देखते हैं क्या सजा होगी। लेकिन हमारे देश का एक रिकॉर्ड भी रहा है कि ऐसे मामलों में सजा हुई नहीं है। इससे पहले जो मानव शर्मा से पहले केस हुआ था तो सुभाष का, उसमें भी छोड़ दी गई थी लड़की, परिवार वाले भी छोड़ दिए गए थे। मुस्कान ने चूंकि 302 वाला काम कर दिया, डायरेक्ट मर्डर कर दिया, तो उसमें तो उम्र कैद है, तो वहाँ तो नहीं छोड़ा गया। लेकिन जिसने उकसा के अपने पति से यह काम करवाया, हर मामले में पत्नी बाइज्जत बरी है। इसका एग्जाम्पल आप शायद इस केस में भी देख सकते हैं। क्योंकि जब जांच पड़ताल होगी और कोर्ट में जिरा बहस होती है तो वहाँ मीडिया ट्रायल, पब्लिक ट्रायल या फिर हमारे आपके क्या विचार, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे मामले भी देखे हैं, अपनी आंखों से भी देखे हैं कि पति पत्नी दोनों 7 दिन रहे और मेंटेनेंस के नाम पे 40 लाख रुपए मांग लिए। और ज़्यादा छोटे मोटे मामले आप मत देखिए, बड़े बड़े मामले देख लीजिए। यूजी चहल का देख लीजिए, धनसरी का देख लीजिए। शादीशुदा जिंदगी कितने दिन की, पत्नी इंडिपेंडेंट है, कमाती है, सब कुछ है, इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है, डॉक्टर है, फिर भी 5.25 करोड़ रुपये मांग लिए। कोर्ट ने भी हंस के दिलवा दिया कि भाई 5.25 करोड़ का मामला है, दे दो। तो कानून बाइज्ड है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन इस मामले में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, बट कार्रवाई बहुत जल्द शुरू होगी और जैसे कुछ होता है अपडेट के साथ मैं आपके सामने परोसता रहूँगा, चाहे कहानी में बता दूंगा, चाहे जवाब कौन देगा वाली सीरीज में। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और शायद आँख में आज दिक्कत थी, चूँकि बार बार दर्द कर रही थी और चूँकि काम भी बढ़ा है, वर्कलोड बढ़ा है, 2-2, 3-3 वीडियो पूरी एडिटिंग के साथ आती हैं, तो दिक्कत थी थोड़ा आज, इस वजह से बार बार टच भी कर रहा था। तो कोई टोके, इससे पहले मुझे लगा बता दें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानियों के अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।